कमलनाथ और कांग्रेस के नेता 2019 में सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न मना चुके थे। साल 2020 की भी शुरुआत हो चुकी थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस साल मध्य प्रदेश की सियासत में होने वाला क्या है। सरकार अपने तरीके से कामकाज में जुटी थी। प्रदेश के साथ देश में भी सियासी हलचल थी। दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, सारे नेता प्रचार में जुटे थे। मध्य प्रदेश से भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में जाकर सभाएं ली। इधर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उधर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल मचा था। दिल्ली का शाहीन बाग विरोध का अड्डा बना था। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। बीजेपी में नए अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा की ताजपोशी हुई। जेपी नड्डा की ताजपोशी से मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। मगर कांग्रेस में ना तो नए अध्यक्ष को लेकर कोई सुगबुगाहट थी, ना ही किसी तरह की सियासी हलचल। कमलनाथ सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुटी थी। राज्यसभा चुनाव की भी सरगर्मियां थी और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव की भी तैयारियां की जा रही थी। इन सब गहमा गहमी के बीच आ गया फरवरी का महीना। ये वो महीना था जिसने मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाली सियासी उथल पुथल की जमीन तैयार की थी। इसी महीने में वो हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे और जगह जगह सभाएं लेते थे। इसी कार्यक्रम में मंच से सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र की एक एक घोषणा पूरी होगी, ऐसा नहीं होगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सड़क पर उतरने के सिंधिया के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकियां लेने लगी और कांग्रेस के नेता सफाई देने लगे। सियासी हलकों में शुरू हुई ये चर्चाएं धीमी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली में कमलनाथ ने सिंधिया के इस बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया। कमलनाथ ने 15 फरवरी को दिल्ली में ये बयान दिया, यानी सिंधिया के बयान के ठीक 2 दिन बाद। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। सर, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हमले तेज कर दिए और कांग्रेस के नेता सफाई देने में जुट गए। मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी थी और ये वही महीना था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचाई। इसी मार्च के महीने में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 26 मार्च को मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव भी होना था। 3 मार्च को कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने मध्य प्रदेश की सियासत में फिर खलबली मचा दी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और यह आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके पास सबूत है, वो बगैर तथ्यों के आरोप नहीं लगाते। उन्होंने ट्वीट में बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई के दिल्ली में होने की खबर भी दी और ये भी कहा कि दिल्ली में रामबाई क्या कर रही है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। वार पलटवार की सियासत के बीच 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा के आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा का अंदाज आज अलग है, और अलग इसलिए भी है कि 31 दिसंबर है। और 31 दिसंबर वो मौका है जो आपको और हमको पीछे मुड़कर पूरे साल का एक मूल्यांकन करने के लिए मजबूर भी करता है। रवायत भी है, दस्तूर भी है, परंपरा भी है, होना भी चाहिए। न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर, बल्कि अगर हम किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़े हैं तो हमें अपने पूरे बही खाते का मूल्यांकन इस तारीख को ज़रूर करना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि हम अपनी एडिटोरियल टीम और एडिटोरियल के वो चेहरे जो हर खबर के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो खबर उन्हीं की ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा है, और ये एक पत्रकार की ज़िंदगी का भी अजीम हिस्सा होता है। आप भले ही कहें कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन ये दीवानगी अगर ना हो तो सहाफ़त, पत्रकारिता या जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आपको उस दर्द को भी महसूस करना होता है जो दर्द किसी और को हुआ है, और आपको वो खुशी भी महसूस करनी होती है जो खुशी किसी और को हुई है। और यही वजह है कि जब वो खबरें स्क्रीन पर आती हैं, ख़ासतौर से मैं टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँगा, तो वो खबरें ऐसा लगता है कि उसी पत्रकार ने जी हैं, ये जैसे उसी की ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा है। तो हम आज रेट्रोस्पेक्शन में तो जाएंगे ही कि 2020 में क्या हुआ था, और अपनी टीम के साथ बात भी करेंगे, और साथ ही ये मूल्यांकन भी करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे ये सायरन की आवाज़ आप तक पहुंची, सनसनाती हुई, ना ना ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये होता है। मिलिए उन साथियों से जो एडिटोरियल के हमारे साथी हैं और जिनका किरदार हर खबर के साथ उस किरदार के मानिंद ही ढल जाता है। विजय मांडगे मेरे साथ, विशेष संवाददाता, दिन रात की परवाह नहीं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, और ये पैकेजिंग जो आपने देखी ये उन्हीं की कलम से परवान चढ़ी है। साथ हैं हमारे साथी न्यूज़ रूम के कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं हमारे साथ, गंभीर हैं, मुस्कुराते थोड़ा मुश्किल हैं, लेकिन शर्मीले हैं, अंतर्मुखी हैं, और खबर को समझने में चूकते नहीं हैं। वहाँ पूरा अपना एक्सट्रोवर्टिज्म जो है, बहिर्मुखी प्रतिभा को झोंक देते हैं। जुगल किशोर जी हैं, इनकी मुस्कुराहट में जो दर्द होगा वो मैं आपको बता दूं कि आज वीकली ऑफ के दिन ये यहाँ डटे हैं मोर्चे पर। हो सकता है 31 दिसंबर का कोई प्लान हो, लेकिन एक पत्रकार का घर एक फौजी की तरह होता है। हमारा जिक्र नहीं होता साहब कभी, हमें कोई कहता नहीं कि कोरोना वॉरियर है, ये कोरोना वॉरियर भी रहे हैं, और बहुत अर्ली कोरोना वॉरियर हैं। 7 अप्रैल को इनको कोरोना हुआ था, लेकिन अपने फ़र्ज को पूरे दायित्व से निभाते हैं। और आज एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, होगा साहब कुछ होगा, इसके पाप का भागी मैं ही हूँ क्योंकि इनको आमंत्रित हमने किया है। सोहेल है हमारे साथ, मुस्कुराते हैं, नाराज़गी भी इनकी देखने लायक होती है जब किसी खबर से इनकी नाइत्तफाकी होती है, लेकिन ये ख़ास अंदाज़ है जो भोपाल में पाया जाता है, जो यकीनी तौर पे इनके पास है। चलिए, ये तो एक 31 दिसंबर के मिजाज का एक इंट्रोडक्शन हो गया, और इस खाकसार को तो आप देखते ही हैं जो गला फाड़ फाड़ के आज का मुद्दा में आपसे मुखातिब होता है। विजय की तरफ मैं चलूँगा। विजय, मुझे बताइए, वो पल आपने बहुत करीब से देखा, हमारे तमाम साथियों ने करीब से देखा, किस तरह का, क्योंकि एक पत्रकार की ज़िंदगी में बड़े लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होते हैं। किसी ने गैस त्रासदी को कवर किया है, और ये घटना मध्य प्रदेश में 1967 के बाद, जब उस समय के मुख्यमंत्री जो थे उनकी सरकार, और संयोग ये था कि विजय राजे सिंधिया जी थी उस वक्त, और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। डीपी मिश्रा जी जो लौह पुरुष कहे जाते थे, उनकी सरकार गिरी और संवित सरकार आई थी। आप इस पूरे घटनाक्रम पर एक न्यूज़मैन के नाते किस तरह से आपने देखा? देखिए शरद जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका अंदाज़ा बहुत मुश्किल से लग नहीं पाया था। दरअसल हुआ क्या कि जिस दिन सिंधिया ने, वो तारीख मुझे आज भी याद है कि वो 11 फरवरी की तारीख थी 2020। 11 फरवरी को ये जो बयान दिया था, उसके बाद हमने खबर चलाई, और ये ज़रूर मन में आया था कि ये ऐसा कैसा बयान दिया है, क्या नाराज़गी है या फिर किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ रूम में भी इस बात की चर्चा हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कैसा बयान था। लेकिन उसके 10, 12, 15 दिन तक तो कुछ हलचल नहीं हुई, क्योंकि फरवरी का महीना था और उसी में एक वैलेंटाइन डे भी था। ये सोचा था कि 14 फरवरी जो है कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा वैलेंटाइन डे के दिन, लेकिन 13 फरवरी को जब कमलनाथ ये कह गए कि उतर जाए सड़क पर, तो फिर मैंने ये
मेरे मन में एक न्यूज़मैन की तरह ये ख्याल आया कि ये वैलेंटाइन तो ठीक नहीं मनने वाला है कांग्रेस का। मोहब्बत का मकबरा हो गया। बिल्कुल। जी। और मुझे आज भी याद है जब 3 मार्च को दिग्विजय सिंह ने जब वो ट्वीट किया और उसमें उन्होंने रात को 2 बजे जो हलचल शुरू हुई, तो हमारे जो तमाम साथी थे रात 2 बजे के बाद हम सवेरे सवेरे करीब 5 या 6 बजे तक ऑफिस आ गए थे, दफ्तर पहुंच गए थे, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम अब सामने दिखने लगा था इतने साल बिल्कुल की बिल्कुल विजय, वो पत्रकारिता। घटनाक्रम तो हम सब ने देखा जी। और हम सब जानते हैं उसके बारे में। अब ये वक्त इसका भी है कि क्या गलतियां हुई, क्या लगा आपको? आपने एक न्यूज़मैन के नाते हम ये भी मूल्यांकन करते हैं, जैसे कमेंट्रेटर्स बल्लेबाज और गेंदबाज का मूल्यांकन करते हैं कि इनकी बैकलेफ्ट ठीक नहीं आ रही है। क्या लगा आपको? कांग्रेस क्या कुछ अति आत्मविश्वास में थी कि ये पूरा जो मैनेज कर लेगी वो, जिस तरह उसकी कोशिशें भी थी, और दिग्विजय सिंह जैसा चतुर चाणक्य राजनीति का उनके पास? बिल्कुल शरद जी, इसमें 2 मार्च के घटनाक्रम से लेकर तो उपचुनाव के रिजल्ट तक कांग्रेस के पास था तो केवल अति आत्मविश्वास, लेकिन वो अति आत्मविश्वास का रिजल्ट क्या है हमने सबने देखा है। उस समय भी बहुत अति आत्मविश्वास में थी। मैं फील्ड पे था, मुझे याद है, और मैं लगातार सीएम हाउस, उस समय कमलनाथ सीएम थे, वहाँ कांग्रेस दफ्तर ये और राजभवन, ये 3 बड़े स्पॉट्स थे उस समय, और क्योंकि यहीं गतिविधियां थी, और बाद में 16 मार्च के बाद विधानसभा हुआ था, लेकिन ये 3 प्रमुख केंद्र थे जहां से हमें खबरें मिलती थी। और उस समय सारे कांग्रेस के नेता, छोटे से लेकर बड़ा नेता, कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। मैं चैलेंज की तरफ आता हूं, फिर जुगल और सोहेल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। एक चीज़ हमने भी फील की कि कांग्रेस में टॉप लेवल पर एक बड़ा आत्मविश्वास था, जबकि निचले स्तर पर जो कांग्रेस के नेता थे वो परेशान होना शुरू हो चुके थे, और वो लगातार ये बात कह रहे थे कि चीज़ें हमारे हाथ से वैसी फिसल रही हैं शैलेन, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम एक वरिष्ठ नेता से, जो कांग्रेस की हायरकी में नंबर 3 का नेता है, हम उससे कैसे कासे कहूँ दिल का दुखड़ा। क्या लगता है आपको? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मौका मिलने पर झप उसको लपक लेती है। बीजेपी ने वही किया, भले ही आप उसको क्रिटिसिज्म के नज़रिए से देखें या किसी और दृष्टि से देखें। क्या लगा आपको, बीजेपी ने किस तरह से इसको पकड़ा, और इसमें केंद्र की भूमिका की बात भी बार बार हुई? जी देखिए शरद जी, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, और मैं छिंदवाड़ा से ही मैंने अपना पत्रकारिता का कैरियर शुरू किया, और मैंने कमलनाथ की राजनीति है जो उसको बहुत करीब से देखा है। जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, फिर मुख्यमंत्री बने, तो छिंदवाड़ा के साथियों से मेरी अक्सर चर्चा होती थी कि छिंदवाड़ा की राजनीति और राज्य की राजनीति में काफ़ी अंतर है। तो कमलनाथ जी का जो एक स्टाइल है, कॉर्पोरेट शैली में जो उनकी राजनीति है, उनके आसपास जो अधिकारी या जो भी वर्ग होता है, एक छोटा सा कॉकस है जो ये सब मैनेज करता है। तो हमको ये डाउट था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का मिजाज है राजनीति का, कमलनाथ का मिलना जुलना कम था, और उसके बाद शायद जो कमलनाथ के बारे में कहा जाने लगा चलो चलो और इस टाइप की चीज़ें, बीजेपी ने ये चीज़ पकड़ी और बड़े तरीके से उसको उछालना शुरू किया, और जो नाराज़गी थी विधायकों की और उसको भुनाने की कोशिश की। और बीजेपी कोई भी काम करती है बहुत रणनीति के साथ, और धीरे धीरे ये फरवरी मार्च तक ये समझ में आने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि 3 मार्च को बिल्कुल। और चलन, मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि कमलनाथ जी के साथ एक रेस्क्यू टीम नहीं थी। जी बिल्कुल। जैसे बीजेपी के पास एक ऐसी टीम थी जो मौका मिलने पर उसने 6 स्लिप कर दी, गली कर दी, उसने सारे प्लेयर बिल्कुल क्लोज कर दिए। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ जिस तरह लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई बैकअप नहीं है उनके पास, न दिल्ली से न मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह इस बार बड़े अंडर यूटिलाइज्ड रहे, बाय इलेक्शन में भी, और मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में भी उनकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों? ये कांग्रेस ही बेहतर जानती। जी बिल्कुल। कमलनाथ का फोकस, मुझे लगा कि पूरा फोकस उनका छिंदवाड़ा मॉडल को लागू करने में था। कहीं ना कहीं उनका पूरा ध्यान काम पे रहा, और जो काम राजनीति मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको साधने का काम जिसको करना चाहिए था, वो शायद एक मिसिंग था कहीं। ऐसा कोई आदमी था नहीं है। दिग्विजय सिंह पर को लेकर कुछ अभी भी नजर नहीं आ रहा, अभी भी नजर नहीं। तो इसका खामियाजा भुगता और इसका भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया, इसका भरपूर। जुगल, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जुगल, मैं वर्तमान की बात करूँगा, क्योंकि अब वक्त है वर्तमान में खड़े होकर भविष्य में झांकने का। क्या लगता है आपको, बीजेपी की बीट आप देखते हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है? अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, सरकार बना ली है, उपचुनाव ने एक आत्मविश्वास बहुमत का दे दिया है, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी जब
इस स्थिति में खड़ी है जो सबसे मजबूत स्थिति आज की डेट में हम कहेंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, तमाम उपचुनाव में बीजेपी जीत गई है। लेकिन अभी 2021 जो है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि संगठन का विस्तार करना है, 2 मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। तो और सिंधिया, सबसे मेन बात ये, जो सिंधिया जी के साथ जो समर्थक आए हैं वो बहुत जल्दी सिंधिया समर्थक का जो टैग है वो हटवाना चाहते हैं, कि अब ये ना कहे कोई भी, क्योंकि जब भी हम बाइट करते हैं या इंटरव्यू में कभी पूछते हैं कि सिंधिया समर्थक, तो बीजेपी तत्काल रिएक्शन करती है वो सिंधिया समर्थक नहीं है, बीजेपी के सदस्य है। तो ये जो टैग है उसको हटाना 2021 तक ये हटाना बहुत ज़रूरी होगा। और काफ़ी हद तक इसमें हमको लगता है कि जो सिंधिया जी के साथ आए थे उनने काफ़ी हद तक अपने आप को बीजेपी में आत्मसात करने की कोशिश की है। दूध में शक्कर की तरह तो अभी नहीं घुले हैं, लेकिन उस प्रोसेस में ज़रूर हैं वो लोग। और जल्दी मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, 2021 में हम चले गए हैं, लेकिन किसी भी नेता के से आपने कभी नहीं सुना होगा या तुलसी सिलावट या कंपैरिजन, माफ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूं जुगल आपको जी। मैंने अभी मुरलीधर राव जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और हमने उसको स्क्रीन पे देखा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मुकुल वासनिक की बॉडी लैंग्वेज में उतनी निर्णायक नहीं देख रहा हूँ, असर्टिव नहीं देख रहा हूँ। उनका वो स्टेटमेंट मुझे भुलाया नहीं भूलता कि मध्य प्रदेश में हर चुनाव हम जीतेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। ये आत्मविश्वास में, और मुकुल वासनिक ऐसा लगता है जैसे अभी भी उनको पूरी फ्रीडम नहीं है। बहुत ही समझदार और युवा नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई मीटिंग्स, नई जिम्मेदारियां, ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस में उनको उतनी फ्रीडम है जितनी मुरलीधर राव जिस फ्रीडम के साथ मुखातिब हुए। जी हाँ, देखिए अगर उसको इस तरह से लें कि ये 2020 खेलने आए थे, मुरलीधर राव जिस तरीके से बात कर रहे थे वो बिल्कुल एक 2020 का अंदाज था क्रिकेट मैच का, और जो मुकुल वासनिक कर रहे थे वो एक टेस्ट का अंदाज था कि धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन जो मुरलीधर राव जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 5 साल की गाइडलाइन बनाएंगे, महामंत्रियों को नगरीय निकाय देंगे, हर चुनाव जीतेंगे, कोर ग्रुप को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसकी कोई वैधता नहीं है, तो उनका एक आक्रामकता के साथ उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी बने हैं, तो ये जरूर लग रहा है कि संगठन को मजबूत करके और 2020 मैच खेलना है 2023 तक। मतलब एक तो निर्णय होंगे, कठोर निर्णय हो सकते हैं, निर्णय ऐसे होंगे जो दिखेंगे कि बीजेपी एक्टिव है और बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, मैदान में। सोहेल की तरफ मैं आता हूँ। सोहेल, आपने एक एंकर के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को देखा और दर्शकों तक पहुंचाया, व्यूअर्स तक पहुंचाया। किस तरह से आप एक न्यूज़मैन की तरह इसका पूरा मूल्यांकन करते हैं? मैं खासतौर से कांग्रेस की भूमिका की बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं आप, खासतौर से उसकी जो मौजूदा स्थिति है, और क्या आगे का मुस्तकबिल उसका आप देखते हैं? शरद जी, मैं तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप सबकी सीनियरिटी को देखते हुए मेरी भूमिका एक छात्र के तौर पर रह जाती है, जो लगातार आप लोगों की बातचीत से सीखता है। तो आप 31 दिसंबर को हम लोगों को बुजुर्गवार घोषित कर रहे हैं। जी नहीं, मुझे आपकी शुरुआती बात याद आई जब आपने कहा कि आज हम 31 दिसंबर को यहाँ बैठे हैं, तो मूल्यांकन हमें कर लेना चाहिए कि साल भर क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ आपने ये भी जोड़ा कि हमें 21 में भी झांक कर देखना होगा कि भविष्य क्या कुछ है राजनीति का, खासतौर से मध्य प्रदेश में। हम लोकतंत्र की बात करते हैं शरद जी, तो विपक्ष का नाम आना जरूरी है। मौजूदा दौर में विपक्ष यानी कांग्रेस और कांग्रेस यानी कमलनाथ। मैं एक चीज़ आपके हवाले से समझना चाहूँगा। पीसी शर्मा कहते हैं कि कमलनाथ की ज़रूरत मध्य प्रदेश को है, सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि कमलनाथ की ज़रूरत दिल्ली में महसूस की जा रही है। इधर लड़ाई 2023 की है, दूर है, लेकिन इस बीच कमलनाथ आपको कहाँ नज़र आते हैं? क्योंकि बिल्कुल दिल्ली, भोपाल, कमलनाथ कहते हैं मैं वो टिकूंगा मध्य प्रदेश में, कुछ नेता कहते हैं कि वो रहेंगे, कुछ कह रहा हैं उनको चले जाना चाहिए। कमलनाथ आपको अगले 3 साल में कहाँ नजर आते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे ये लगता है कि कमलनाथ जी 2018 में भी जब मध्य प्रदेश आए थे जी, तो बड़ी लंबी ऊहापोह के बाद वो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, और उस समय भी ये माना गया था कि कमलनाथ के मध्य प्रदेश भेजे जाने को लेकर एक टसल थी, एंड इट इज़ बिटवीन कमलनाथ जी एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों के बीच में ही ये टसल चल रही थी। और जो हमारी बात ऑफ द रिकॉर्ड होती थी कांग्रेस के सीनियर लीडर से, तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी एश्योरेंस चाहते हैं कि अगर आप मुझे मध्य प्रदेश भेजिए तो मुझे बहुत मजबूती से भेजिए, यानी सारे इख्तियारात, सारे अधिकार मेरे पास हों। इसीलिए आपको याद होगा कि 1 मई 2018 को वो मध्य प्रदेश आए जब सिर्फ 6 महीने
बचे थे चुनाव के लिए, और ये बहुत कम वक्फा था, बहुत कम वक्त था ये इलेक्शन के लिए। तो ये डायलेमा मुझे लगता है कांग्रेस की शुरू से मुसीबत का सबब रहा, और अभी भी जो आपके सवाल है उसमें भी डायलेमा है। शायद खुद, माफ कीजिएगा, कमलनाथ जी को भी शायद इस वक्त ये बहुत क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी जब छुट्टी से लौटेंगे या अगस्त का अधिवेशन होगा तो कांग्रेस की अगर युवा ब्रिगेड जो है वो पावर में आती है और राहुल गांधी जी तमाम इख्तियारात के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश में एक पूरी ताकत से काम करने वाले लीडर होंगे, या दिल्ली से एआईसीसी उनके बारे में कोई अलग फैसला करती है? तो फिर एक छोटा सा सवाल और बनता है मेरा कि जब तक कमलनाथ की भूमिका मध्य प्रदेश में तय नहीं हो जाती, अभी हम कांग्रेस को इसी तरह लूज चलते देखेंगे क्या? मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, जो अंग्रेजी में कहते हैं हम, कि जब तक गंगोत्री में गंगा पवित्र नहीं होंगी, शुद्ध नहीं होंगी और वहां से वो अपने नेचुरल फॉर्म में बहना शुरू नहीं होंगी, तब तक आप पीसीसी कमिटीज में वो उस पवित्रता को, शुचिता को, उस शुद्धता को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब तक राहुल गांधी साहब अगर वहां पर एक निर्णायक पहल नहीं करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, या वो फिर कुछ अटकन होती है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, तब तक मुझे लगता है ये डायलेमा एग्जिस्ट करेगा, ये वजूद में रहेगा। मैं विजय की तरफ फिर आना चाहूँगा। विजय, वक्त कम है, एक छोटा सा हम संक्षेप में आप लोगों का एक राउंड ज़रूर एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, अब बीजेपी की राजनीति पर तो मैं जुगल से बात कर लूँगा, ओवरऑल आपको क्या लगता है कांग्रेस में क्यों है अभी भी डायलेमा, क्या दुविधा है? बात तो दिल्ली की हमने की, लेकिन एक पद रखना है तो उसमें भी इतना डिले क्यों है? कमलनाथ जी पीसीसी चीफ के लिए बिल्कुल फिट है, नेता प्रतिपक्ष किसी संघर्षशील नेता को दिया जा सकता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो एक नेताओं के बीच में गुटबाजी जो हमेशा अक्सर उसकी एक पुरानी बीमारी है, बहुत सारे गुट बने हुए, एक गुट तो अब चला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अभी भी कई सारे गुट हैं, तो उनके बीच में जो समन्वय होना चाहिए। और अक्सर कांग्रेस नेता चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले बैठकों में कहते हैं कि सभी लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाएगी या फिर सरकार बना लेगी। तो अभी लिटमस पेपर टेस्ट मैं कहूँगा ये नगर निगम चुनाव है जिसके लिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड इसलिए करना चाहूँगा कि कांग्रेस मान लीजिए 50 ओवर का मैच है तो उसमें 40 ओवर तक तो बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन आखिरी के जो 10 ओवर है उसमें जाकर पता नहीं क्या होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। शैलेन, मैंने शिवराज जी का एक नया अवतार देखा इस पूरे एपिसोड में। इसके पहले जब 10 साल कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो विशेषण सुनता था कि मायावी हैं, कृष्ण की तरह एक्ट करते हैं, उससे कहीं मैं कहूँगा कम नहीं बल्कि कुछ आगे की तरफ निकले हैं शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ से उनकी दोस्ती की बड़ी चर्चा होती है, इससे कमलनाथ जी को कितना फ़ायदा हुआ मुझे नहीं मालूम, शिवराज जी को बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये बहुत ताकत से उन्होंने ये बताया जहाँ हमले करने हैं कमलनाथ जी पर वहाँ हमले भी किए, जबकि कमलनाथ जी मुझे इसमें थोड़ा जो उनकी शैली है वो थोड़े नरम दिखते हैं, लेकिन शिवराज जी प्रहार भी करते हैं और दोस्ती के लिए भी पहचाने जाते हैं। और एक नया अवतार हमने उनका देखा, एक बेहद शार्प पॉलिटिशियन के तौर पर वो सामने आए। जी बिल्कुल, और उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो पूरी तरह बदली हुई नज़र आ रही है इस बार। जिस तरह के मंचों में जिंदा गाड़ दूंगा, 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा, ये जो सब हम बातें सुन रहे हैं ये पहले टर्न या दूसरे टर्न ओवर उनके ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक उनके बारे में एक जो उनकी छवि थी कि सॉफ्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी के प्रति खास तौर पर, तो उस छवि को कहीं ना कहीं वो बदलना चाहते हैं। और एग्रेशन मेरे ख्याल से एक तय रणनीति का हिस्सा है, चाहे संगठन की तरफ से हो चाहे व्यक्तिगत तौर पर, वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। छवि बदलने जुगल, मैं देखूंगा एक बड़ा मॉडल जो है, संक्षेप में जवाब चाहूँगा, जो मेहमान आए हैं, जैसे साइबेरिया से मेहमान आते हैं बड़े तालाब के किनारे, ये मेहमान आए हैं और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल अगर ये हो जाएगा तो बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ेगी इससे, क्योंकि निशाने पर है महाराष्ट्र और उधर राजस्थान। तो ये मॉडल को सक्सेसफुल मॉडल के मेहमान आते हैं, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, अब ये जो लोग आए हैं सिंधिया जी के समर्थक जो बीजेपी में आ चुके हैं, वो भी ये समझते हैं कि 2023 में अगर हमको चुनाव लड़ना है या हमको आगे की राजनीति करना है तो अब संगठन के साथ चलना होगा। और बीजेपी, देखिए जैसे इन्होंने बताया कि शिवराज जी जो आक्रामक शैली में काम कर रहे हैं, वो इधर बीडी शर्मा संगठन का काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बीजेपी में है और इसी में ये सारे नेता घुल मिल गए
तो 2023 तक बीजेपी इन्हीं सभी नेताओं पर, जो कहा जा रहा है कि इन्हीं पर दाव लगा सकती है, तो निश्चित रूप से सभी जो बाहर से नेता जो आए हैं बीजेपी में, यहाँ की रीति नीति को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और लेकिन काफ़ी अब सबसे ज़्यादा दबाव मेहमानों पर ही है। जी हाँ, अभी फिलहाल क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी है और सीखना उनको है, बीजेपी को नहीं सीखना, उनको सीखना है। इसलिए स्वाभाविक है कि दबाव में रहना है, क्योंकि जब हम किसी नए संस्था में गए या नए संगठन में गए तो हमको उसकी रीति नीति समझ के उस हिसाब से हमें काम करना होता है, बॉस के हिसाब से हमको अपने आप को ढालना होता है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है ये कर रहे हैं। सोहेल, मैं आखिरी सवाल के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। आप किस तरह देखते हैं कि जिस मॉडल की हमने बात की है, इस मॉडल को और मैं एलॉबरेट इसलिए कर दूं कि महाराष्ट्र और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो वहां पर भी बीजेपी ने हथियार नहीं डाले हैं। महाराष्ट्र के बारे में तो उसका कहना ही है कि अगला मुख्यमंत्री तय समय पर और सही वक्त पर शपथ लेगा। तो 2021 इन दोनों राज्यों के लिए भी कांग्रेस के लिए जहां चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए शायद एक अवसर के तौर पर बीजेपी उसको देख रही है। किस तरह देखते हैं आप? आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, राजस्थान भी जाते जाते ही बचा है, ये समझ लीजिए। अगर अभी तक बोलूं क्या मैं? जी। कुछ कह नहीं सकते सर कि 21 में क्या कुछ प्लानिंग है बीजेपी की। और लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से कांग्रेस जिस कार्यशैली के साथ काम कर रही है, शायद बीजेपी के दिल में ये चल रहा होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। लेकिन अब रुख कांग्रेस का देखना ज़रूरी होगा। शरद जी, जैसा कि आप उस वक्त कह रहे थे कि खुद राहुल गांधी की जब तक पोजीशन पार्टी के भीतर पुख्ता तौर पर तय नहीं हो जाती, तब तक आपने जो कहा कि गंगोत्री से अगर गंगा निकली तो तब नीचे तक जाएगी। तो सुधार की ज़रूरत वहाँ से है, वरना बीजेपी के लिए हमेशा मौका खुला है। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ सोहेल आपका, जुगल आपका, शैलेंद्र आपका और विजय आपका। तो ये हमारे वो साथी हैं जो न सिर्फ इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी रहे, बल्कि उन्होंने भविष्य में भी झांकने की कोशिश की है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट नजूमी भी होता है, ज्योतिषी भी होता है। और जिस तरह इन दिनों आप देख रहे हैं कि तमाम ज्योतिष ये बता रहे हैं कि धनु राशि के लिए ये वर्ष ऐसा है, तो कुंभ राशि के लिए ऐसा है, इसी तरह एक पत्रकार भी भविष्य की घोषणाएं पहले करने की कोशिश अपने विश्लेषण के आधार पर करता है। बहुत शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को, हमारे साथियों को और आप सभी को, और इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस को भी। राजनीति जब किसी भी तरह से सत्ता केंद्रित होती है तो कई चुनौतियां भी पैदा होती हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में निकलकर इनका सामना करते हुए ही लोकतंत्र भी और मजबूत होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैसेज और सबक भी बहुत गहरे होते हैं। ये अलग बात है कि आप उन सबक को, उन मैसेजेस को किस तरह देखते हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, अगर आप हर चीज़ में बुराई देखते हैं तो शायद आप सीखते कम हैं, क्योंकि आप कोसने की तरफ चले जाते हैं। कांग्रेस के लिए मैसेज 2020 और 2021 में 2020 का मैसेज यही है, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे गलतियां मत करिए। बीजेपी के लिए मैसेज ये है, आप जीत के घोड़े पर सवार हैं और हार को भी जीत में बदल लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक आत्मविश्वास आता है जो कब अति आत्मविश्वास की तरफ चला जाता है और कब मूल्यों को भी तोड़ फोड़ देता है, जो आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते हैं। ये चुनौती बीजेपी के लिए भी है, लेकिन बीजेपी एक बहुत ही चतुर पार्टी है और वो ये जानती है कि कब उसको 4 कदम आगे आना है और कब उसको 6 कदम पीछे जाना है। तो चलिए देखते हैं 2021 सबके लिए बेहतर हो और हम भी कोरोना और तमाम चीज़ों को, पेंडेमिक को पीछे छोड़कर आर्थिक दौड़ में भी तेज़ी से आगे बढ़ें। इसके लिए मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।